नमस्कार फ्रेंड्स। आज 20 अगस्त है और आज की करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे। ये जो करंट अफेयर्स हैं आज की, असम का वैगन एरी सिल्क है, उसको टैग प्राप्त हुआ। उको टैक्स टैग क्या होता है कि ये एक तरह का प्रमाणन, एक सख्त मानक है जो यह सुनिश्चित करता है कि वस्त्र हानिकारक पदार्थों के लिए परीक्षण किए गए हैं और पर्यावरण के अनुकूल परिस्थिति में निर्मित किए। भारत की 78वीं स्वतंत्रता दिवस पर ये प्रतिष्ठित उको टैक्स प्रमाणन प्राप्त किया है इसने, असम के वैगन एरी सिल्क ने। और ये एकमात्र वैगन सिल्क है जो कोकून के अंदर मोत को मारे बिना तैयार किया जाता है। याद रखिएगा थोड़ा सा। एरी सिल्क जो है वो जीआई टैग प्राप्त है पहले से इसको, तो असम के उत्पाद के रूप में इसकी क्षेत्रीय महत्व और प्रामाणिकता को दर्शाता है। उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम NEHSDC ने इस प्रमाणन को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और यह प्रमाणन एरी सिल्क को वैश्विक निर्यात बाजार में प्रवेश करने के लिए मार्ग प्रशस्त करता है और इसे एक पर्यावरण अनुकूल कपड़ा के रूप में अंतर्राष्ट्रीय पहचान प्रदान करता है। नेक्स्ट पर आते हैं। केंद्र ने कृषि क्षेत्र के लिए नया निर्णय समर्थन प्रणाली लॉन्च। मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है। कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इसको बोलते हैं, कृषि DSS। केंद्र सरकार ने कृषि के क्षेत्र में जो डिज़ाइन की गई एक डिजिटल ज्योग्राफिकल प्लेटफॉर्म कृषि निर्णय समर्थन प्रणाली, कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का शुभारंभ किया। अब ये डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो DSS है, कृषि DSS, ये क्या करेगा? ये जो सपोर्ट सिस्टम है इसके द्वारा सिंचाई प्रॉपरली किसी भूमि पर मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उसकी उत्पादकता कितनी है वहाँ पर उस भूमि की, और साथ साथ जो है ये भूमि के जो उर्वरता है उसको बनाए रखने के लिए क्या क्या जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं उनको परसेंटेज उनका क्या है उसके बारे में भी जानकारी प्रदान करेगा। और एक तरह से ये जो है किसानों को बीज के बारे में भी जानकारी प्रदान करेगा। इसको कम्प्लीटली हम लोग देखते हैं। ये प्लेटफॉर्म कृषि मंत्रालय और अंतरिक्ष विभाग द्वारा संयुक्त रूप से विकसित, इसमें उन्नत ज्योग्राफिकल और सैटेलाइट तकनीकों का चरण किया गया है। कृषि DSS भारत भर में डेटा तक निर्बाध पहुंच प्रदान करता है। इसमें खेतों को की सैटेलाइट छवियाँ है ना, पहली चीज़। दूसरा, मौसम की अपडेट्स। तीसरा, जलाशय की स्टोरेज लेवल। चौथा, भूजल डाटा। और पांचवा, मिट्टी के स्वास्थ्य की जानकारी शामिल है। प्लेटफॉर्म में सूखा निगरानी के लिए भी सुविधाएं शामिल हैं। सूखा निगरानी, जैसा कि मैंने बताया, ड्रॉट प्रोन एरिया जो है तो हम लोग कहते हैं कि सूखा क्षेत्र 75 सेंटीमीटर से जहाँ बारिश कम होती है वो सूखा क्षेत्र कहलाता है, और जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है तो पूरी तरह से सूखा बोला जाता है। तो यहाँ पर जो है सूखा निगरानी की सुविधाएं शामिल हैं। मिट्टी की नमी में ह्यूमिडिटी कितनी है, जल भंडारण क्षमता उनकी कितनी है, फसल की स्थिति की वो भी बताएगा, और साथ में सूखे की अवधि जैसे संकेतकों का वास्तविक समय भी जानकारी प्रदान करती है, जिससे सरकार संभावित सूखे से पहले ही सतर्क रह सके। इस प्रणाली में एक फसल मौसम निगरानी सुविधा भी शामिल है। सरकार को मौसम के फसलों पर प्रभाव, फसल की कटाई की स्थिति और फसल अवशेष जलाने जैसी समस्याओं के बारे में सूचित करती है। तो यहाँ पे पराली जलाते हैं जिसके कारण एक तरह से कह सकते हैं एयर पोल्यूशन फैलता है, तो उसको भी ये एक तरह से पहले से ही निगरानी रखेगा कि ऐसी चीज़ ना आने पाए। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका, कृषि DSS क्षेत्र पार्सल इकाइयों की सटीक पहचान की सुविधा प्रदान करता है। से विशेष पार्सल की
आवश्यकताओं को फसल पैटर्न को समझने में मदद मिलती है। लक्षित कृषि हस्तक्षेप, मिट्टी का डाटा मैंने बताया था इससे पहले। तो मिट्टी के प्रकार में किस प्रकार की मिट्टी है, उसका पीएच लेवल कितना है, मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में, मिट्टी में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं या क्या क्या जो है मिट्टी की उर्वरता के लिए सहायक हैं। और नाइट्रोजन फिक्सेशन जैसे बैक्टीरिया होता है, तो जो नाइट्रोजन और फास्फोरस की जो रिक्वायरमेंट्स है वो इस तरह से जो है पे जो है कितनी यूरिया डाली जाए या कितनी जो है खाद की मात्रा डाली जाए, तो इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी जो सरकार को फसल की उपयोगिता और मिट्टी जल संरक्षण कहने का मतलब यही है कि मिट्टी में सिंचाई के लिए कितनी आवश्यकता है मिट्टी को किसी फसल के उत्पादन के लिए उपायों को लागू करने में सहायता कर। प्लेटफॉर्म की ग्राउंड ट्रुथ डेटा लाइब्रेरी नवाचार को प्रोत्साहन करती है, इनोवेशन को, और शोधकर्ताओं को और कृषि उद्योग को आवश्यक संसाधन प्रदान करती है। कृषि डीएसएस किसानों के लिए व्यक्तिगत सलाह, आपदाओं जो भी डिजास्टर हैं जैसे कीट हमलों, भारी बारिश और ओलावृष्टि के लिए पूर्व चेतावनी प्रदान करने के लिए किसान केंद्रित समाधान के विकास का समर्थन। एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, तो आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। भारत की मानव अंतरिक्ष मिशन रॉकेट की पहली टेस्ट उड़ान, अभी जो पहली टेस्ट उड़ान है ये दिसंबर 2024 में की जाएगी। गगनयान मिशन के लिए है मानव रेटेड रॉकेट की पहली टेस्ट उड़ान दिसंबर 2024 में होने की उम्मीद है। मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए साबित होगी। इसरो का नेतृत्व कर रहा है और चालक दल का मॉड्यूल जो है का एकीकरण विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में लॉन्च चल रहा है। गगनयान रॉकेट के 3 चरण हैं। कोड नाम गन 7 स्पेस सेंटर में पहुंच चुके हैं। एकीकरण परीक्षण उड़ान से पहले पूरा किया तो का स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV हाल ही में अपनी तीसरी और अंतिम विकास उड़ान पूरी की है, जिसमें 2 सैटेलाइट योस 08 और SR0 को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया। रिसेंटली जो है ये सैटेलाइट छोड़ी गई थी। आगे ये है कि SSLV जो है इसरो की डिज़ाइन और विकसित करता है। पेलोड क्षमता SSLV की 500 किलोग्राम है। ठोस ईंधन है, सॉलिड ईंधन है और चालित कर सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए लागत कुशल समाधान के रूप में किया गया है कि लागत भी कम आए। इसरो SSLV प्रौद्योगिकी को व्यावसायिक उत्पादन के लिए निजी उद्योग को भी इसमें बढ़ावा दिया गया है कि इसरो के साथ साथ जो है PPP मॉडल पर ये काम कर सके, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर, और इस क्षेत्र में भी जो है प्राइवेट कंपनीज़ को मौका दिया जाएगा। उसको स्थानांतरित करने की योजना भी है, तो पूरी तरह से जो है इसको स्थानांतरित भी किया सकता है, जो भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देगा और भारत सरकार की निजी क्षेत्र भागीदारी जो है वो बढ़ावा देगा। में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रोत्साहन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस तो भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों के नियामक निकाय है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिएगा। निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए ये इन स्पेस जो है ये है जो कि प्राधिकरण केंद्र है, जो एक तरह से रेगुलेटर है प्राइवेट कंपनीज के लिए स्पेस के क्षेत्र। SLV प्रौद्योगिकी की निजी कंपनियों के स्थानांतरण की निगरानी ये कर रहा है कौन? भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान और प्राधिकरण। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है।
नेशनल अवार्ड्स। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म जो है वो आट्टम है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋषभ शेट्टी कांतारा के लिए तो चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो हैं नित्या मेनन तिरुचित्रबलम के लिए, और मानसी पारेख कच्छ एक्सप्रेस के लिए दी गई हैं। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक स्वराज प्रजात्या की फिल्म है ऊंचाई, सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। सहायक अभिनेत्री के लिए जो है नीना गुप्ता को ऊंचाई के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का अवार्ड मिला है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता जो है पवन मल्होत्रा फौजा के लिए को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म जो संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करती है कांतारा। कांतारा जो है ये इम्पोर्टेंट है, और इसी मूवी को जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अवार्ड भी सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फौजा विनोद कुमार को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म जो है वो गुलमोहर के इम्पोर्टेंट है, गुलमोहर के लिए 70th नेशनल फिल्म अवार्ड्स जो है वो लिस्ट ये है कि किसको ये अवार्ड मिले हैं, कौन डायरेक्टर है, कौन कौन सी फिल्म जो है इसको अवार्ड मिला है। याद रखिएगा आट्टम। नेक्स्ट आते हैं न्यूज़ पर। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण की व्यक्त ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने अपने क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण का समर्थन करने के लिए आर्थिक और ऊर्जा प्रतिबद्धताओं की घोषणा की है। न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया के जलवायु क्लब में शामिल किया है, जो 2022 में स्थापित पहल थी, और क्योंकि औद्योगिक कार्बन उत्सर्जन में कमी, कार्बन एमिशन में रिडक्शन को लेकर के और शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए ध्यान केंद्रित। दोनों देशों ने पेरिस समझौते के तहत अपने जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाया है, जो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने और वैश्विक तापमान वृद्धि करने पर जोर देता है। पहला तो वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित करने पर जोर देता है, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन जो है उसको रिड्यूस कैसे किया जाए और कार्बन एमिशन को जीरो पर कैसे लाया जाए। दोनों देश वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ते रुझानों के अवसरों का लाभ उठाने का लक्ष्य बना रहे हैं, जो जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का साथ मेल। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। अल्फारो ने पराग्वे राष्ट्रीय टीम की जिम्मेदारी संभाली। तो अर्जेंटीना के कोच हैं गुस्तावो अल्फारो को पैराग्वे में राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। पैराग्वे की जो नेशनल टीम है उसका चीफ कोच जो है ये बनाए गए हैं। इसका अनुबंध 2026 कब तक चलेगा। अल्फारो ने अपने हम वतन डेनियल गार्नेरो जगह ली है, जिन्होंने जुलाई में कोपा अमेरिका के सब पैराग्वे की हार के बाद हटा दिया गया। नेक्स्ट है, अल्फारो ने अपने कोस्टा रिका और सप्ताह की शुरुआत में उस जगह से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने बोका जूनियर्स और इक्वाडोर जैसी प्रमुखों का भी कोच वो कोच रहे हैं। और इम्पोर्टेंट ये है कि ये उरुग्वे में सबसे पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था, पहली बात। दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात है कि पराग्वे ये कंट्री जो है साउथ अमेरिका में आती है, और बोलीविया और पराग्वे ये दो ऐसी कंट्री हैं जो स्थल रुद्ध देश हैं दक्षिण अमेरिका के। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने लड़की बहन योजना जो है स्टार्ट करी। अब ये योजना क्या है कि 1500 रुपये महीने हर महीने जो है महिलाओं को दिए जाएंगे। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री माझी कल्याण लड़की बहन, ठीक है ना। अब ये जैसे लाडली बहना योजना जो थी
जो चल रही है, मतलब मध्य प्रदेश में, उसी के तर्ज पर ये भी योजना जो है महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च की। और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भरोसा दिया है कि यह योजना अस्थायी नहीं होगी, अनिश्चित काल तक जारी रहेगी। अब मुख्यमंत्री ने इस योजना को आगामी रक्षाबंधन त्यौहार से भी जोड़ा है, जिसमें योजना के जरिए राज्य की महिलाओं को के हितों की रक्षा की करने की गारंटी। अब इससे इम्पोर्टेंट आते हैं कि इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। तो पहली तो महाराष्ट्र सरकार जो है, तो महाराष्ट्र की महिला होनी चाहिए, मतलब महाराष्ट्र की नागरिक होनी चाहिए। पर्टिकुलरली क्या है कि महाराष्ट्र स्टेट की ही का डोमिसाइल जो होना चाहिए महाराष्ट्र स्टेट होना चाहिए। दूसरी उम्र की बात आती है, तो उम्र जो है 18 से 65 साल तक है। और ये नारी शक्ति दूत, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट नाम है, नारी शक्ति। ये जो है ऐप एक ऐप जो है, उस ऐप के ज़रिए जो है ये योजना जो है चालित की जा रही है। इसके ज़रिए योजना के लिए पात्र महिलाएं जो हैं आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं ऐप के जरिए, नारी शक्ति। और ऑनलाइन आवेदन करने के असमर्थ महिलाओं के लिए स्थानीय प्रशासन जो है उसके अधिकारी और साथ साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं या ग्राम सेवकों को महिलाओं की काम सौंपा गया है। फ्री है आवेदन, कोई शुल्क नहीं है आवेदन करने पर। कोई साथ साथ जो है पात्रता मैंने बताया जैसा कि महाराष्ट्र के स्थायी निवासी होना आवश्यक है। 21 से, माफ़ कीजिएगा 18 बोला था मैंने, 21 से 65 वर्ष की आयु की महिलाएं होनी चाहिए। और आय सीमा जो है वो घरेलू आय प्रतिवर्ष 2.5 लाख रुपए से कम होनी। लाभ क्या है? हर वर्ष जो है को जो सालाना 46,000 करोड़ का खर्च जो है ये सरकार का होने वाला है। और इसमें जो है राज्य में प्राप्त पात्र महिलाएं जो भी एलिजिबल वुमेन होंगी को 1,500 रुपये प्रति माह भुगतान किया जाएगा। तो कंडीशन बस यही है, 21 साल से 65 वर्ष की होनी चाहिए और दूसरी चीज़ 2.5 लाख से कम जो है पूरे परिवार की आय होनी चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। आरबीआई ने तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के एमडी और सी के रूप में सली सुकुमारन नायर को। तो आरबीआई ने तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी डायरेक्टर एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में सली सुकुमारन नायर की को 3 साल की अवधि के 3 ईयर्स के लिए बनाया गया है। CMD एक तरह से बोल सकते हैं, या फिर कह सकते हैं MD एंड सी, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। अंतिम कार्य जो है मई 2024 तक भारतीय स्टेट बैंक प्रबंध निदेशक और मुख्य ऋण अधिकारी के रूप में था इनका। ठीक है, ये मई तक जो है ये SBI में रहे थे। SBI के उप प्रबंध निदेशक, डिप्टी जो है मैनेजिंग डायरेक्टर ये थे। और मुख्य ऋण अधिकारी में भी इन्होंने काम किया। ऋण पोर्टफोलियो के प्रबंधन के लिए जिम्मेदारी भी थी SBI में। और यह ऐसे समय में हुआ जब बैंक का नेतृत्व 3 सदस्य कार्यकारी समिति कर रही है जो इसके प्रशासन और संचालन की देख। पिछले साल सितंबर में कृष्णन शंकर सुब्रमण्यम के MD और CEO पद से इस्तीफा दिया था। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक MD एंड CEO पहले कृष्णन शंकर सुब्रमण्यम थे जिन्होंने इस्तीफा दिया। और उसके बाद जो है अप्रैल में केंद्रीय बैंक द्वारा प्रस्तावित उम्मीदवारों को अस्वीकार करने के बाद COE की नियुक्ति। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। संसद ने 2024-25 के कार्यकाल के लिए प्रमुख वित्त का गठन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे लोक लेखा समिति है। लोक लेखा समिति में जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि पूछी जाती है कि लोक लेखा समिति जो है किस समिति की जुड़वा बहन है। पहली तो प्राक्कलन एस्टिमेट समिति जो होती है, प्राक्कलन समिति उसकी जुड़वा बहन कही जाती है। ठीक है, लोक लेखा समिति जो है ये क्या करती है कि
जो भी सरकारी दस्तावेज हैं या फिर कह सकते हैं कि सरकार की जो लेन देन है, क्रेडिट डेबिट है, अकाउंट है, उसका जो है ये तरह से मूल्यांकन करती है। और जो भी सीएजी की रिपोर्ट आती है उसको जो है सदन में, संसद में प्रस्तुत करने के बाद में लोक लेखा समिति को सौंपा जाता है। स्थायी समिति तरह से है ये लोक लेखा समिति। केसी वेणुगोपाल हैं, ये कांग्रेस के हैं, इनका अध्यक्ष बनाया गया है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सरकारी खातों की देखरेख की जिम्मेदार होंगे। अनुमान समिति, अनुमान समिति के भाजपा के संजय जायसवाल को इसका अध्यक्ष किया गया है, जिनका काम सरकारी खर्च का मूल्यांकन करना है। ये अनुमान समिति वो प्राक्कलन समिति कहेंगे इसको। सार्वजनिक उपक्रम समिति है, भाजपा के वैजयंत पांडा इस समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कामकाज की निगरानी करते हैं। नेक्स्ट है कल्याण समिति, में ओबीसी के कल्याण संबंधी समिति के अध्यक्ष भाजपा के गणेश को बनाया गया है। और SC ST की जो कल्याण समिति है उसका अध्यक्ष जो है भाजपा के फग्गन सिंह कुलस्ते को बनाया गया। समिति का कार्यकाल है, ये तीनों वित्तीय समितियां जो हैं ये इनका कार्यकाल जो है 1 वर्ष का होता है। और इनमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्य शामिल। सदस्यों का चुनाव इन समितियों जो संसद के दोनों सदनों द्वारा किया जाता है। इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, याद रखिएगा, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष जो थे इससे पहले कांग्रेस के ही थे, और अब जो है ये केसी वेणुगोपाल को बनाया गया है। अधीर रंजन चौधरी जो है इससे पहले रहे थे लेखा समिति के अध्यक्ष। तो इसके साथ ही आज की मेजर करंट अफेयर्स थी वो मैंने आपको बताई। नेक्स्ट डे की मेजर करंट अफेयर्स को लेकर फिर से प्रस्तुत करूँगा। 21 तारीख की करंट अफेयर्स आपको डेली सुबह की टाइम रहेगी।